शुभ संध्या मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और अपने आगामी परीक्षा की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। आप लोगों के सहयोग और सामर्थ्य से, आप लोगों के प्रयासों से सौर एकेडमी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इसमें आप अपना लगातार योगदान देते रहें, यही आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है। और बाकी आप लोगों के लिए मैं एक बेहतर कार्य लगातार क्रमबद्धता रूप से कर रहा हूं और हमेशा प्रयास यह चलता रहेगा। दोस्तों, आप लोगों को यह बता देता हूं कि देखिए, मेरे जो विषय हैं वैकल्पिक विषय समाजशास्त्र, उसमें किसी भी विद्यार्थी को एक भी परसेंटेज की समस्याएं जीवन में नहीं होगी, ये मेरा प्रॉमिस है। समाज शास्त्र में आपको एक भी परसेंटेज समस्या नहीं उठानी होगी, क्योंकि समाज शास्त्र को मैं बहुत ही सरलतम रूप से आपके बीच में परोसता हूं और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं, ये चीज़ भी मुझे पता है। देखिए, किसी भी विषय को अगर समझ ना आए, अर्थात कि वह विषय जो है हमारे लिए नहीं बना है, लेकिन जो विषय अगर हमें आसानी से सरलतम रूप से समझ में आ रहा है तो वह विषय हमारे लिए बना है। लेकिन दोस्तों, इसमें यह भी ध्यान रखना है कि वह विषय हमें क्यों नहीं समझ में आ रहा है, कहीं आप में कमी नहीं है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। हाँ, कुछ चीज़ों के लिए हम नहीं बने हैं। जैसे अगर मैं साइंस के स्टूडेंट नहीं हूं तो मुझे साइंस कितना भी समझाए तो नहीं समझ में आएगा। अगर मैंने मैथ अपने प्रारंभिक स्तर पे नहीं पढ़ा है तो नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर अच्छे रूप से कोई हमें समझा रहा है तब न समझ में आए, तब कहीं ना कहीं हमारे में कमी है और हमें उन कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, कमजोर बनना अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है। हर एक व्यक्ति कोई पेट से सीख कर आता नहीं है, वो धीरे धीरे इसी परिवेश में रहकर चीजों को सीखता है। ठीक है, हमारा परिवेश उस स्तर पर नहीं था जो हमें बहुत अच्छे तरीके से मार्गदर्शन कर सके, लेकिन आगे का परिवेश आपके लिए निर्माण हुआ, वहां पर आपको मार्गदर्शन मिल रहा है, तो आपको कमजोर बने रहना ये गलत चीज है। कमजोर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बने रहना ये गलत है। तो आप मजबूत बनिए और मजबूती के तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आप इस मैच को जीतेंगे। ये मैच आपके लिए है, आप खेलिए खूब बढ़िया से। ठीक है दोस्तों, समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय में एक उत्तर लेखन पे मेरा प्रोग्राम चल रहा है, जिसकी फीस 1100 रुपए है और आप लोग उस उत्तर लेखन से जुड़ सकते हैं। 2010 से 20 तक आपको सभी प्रश्नों पर वृहद रूप से चर्चा होगा। उसका एक खाका आज मैं सेकंड पेपर पर आप लोगों के लिए रख रहा हूं। आप लोग देखिए, चीजों को समझिए और विचार करिए कि क्या इस उत्तर लेखन प्रोग्राम से हमें जुड़ना चाहिए कि नहीं। अब क्लासेस आप लोगों के रेगुलर मिलेंगे। जिन्होंने एडमिशन लिया है वो चिंता का बिल्कुल चिंता ना करें। अब मैं क्लासेस को बहुत रेगुलर तरीके से, बहुत सुनियोजित तरीके से आप पर कार्य करने वाला हूं। राइट दोस्तों, फिर उसके बाद एक मेरा बैच जो है समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय पर है। ये संपूर्ण गवर्नेंस आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और इस पर आप लोग क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, 2 क्लासेस हो चुके हैं और तीसरा क्लासेस बहुत जल्द आ रहा है। और जो विद्यार्थी नहीं पढ़े हैं गवर्नेंस, वो देख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैं चर्चा कर रहा हूं। दोस्तों, ये एक समाजशास्त्र, वो जो गवर्नेंस का क्लास है वो फ्री है, लेकिन ये समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय का मेरा बैच स्टार्ट हो गया है। 15,000 फीस है और जो भी विद्यार्थी अगर कमजोर वर्ग के हैं, जो जो असक्षम है, वो हमें कांटेक्ट करें, उनको जरूर कुछ न कुछ विशेष छूट दी जाएगी। ठीक है, तो परेशान ना होइए, ये आपकी संस्था है, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट की व्यवस्था है। आप फीस को पार्ट में भी दे सकते हैं। बाकी कांटेक्ट नंबर आपके बीच में, कांटेक्ट कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। ये मेरे वैकल्पिक विषय का बैच है। दोस्तों, इतिहास पे भी आप लोगों का वैकल्पिक विषय बैच सत्यम सर के मार्गदर्शन पे आप लोगों का चल रहा है और इनका एक संदेश है कि अब गरीबी नहीं बनेगी सपनों को सच होने में बाधक। तो बहुत अच्छा संदेश है, तो कहीं पर आपको समस्या नहीं होगी, ये हम लोगों का संदेश है।
अब दोस्तों आज मैं आप लोगों से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 2018 के आप लोगों से मैं चर्चा करने वाला हूं। वो आपका 2018 का सेकंड पेपर, ठीक है। आज मैं सेकंड पेपर को भी स्टार्ट कर रहा हूं। आप लोग सेकंड पेपर को समझिए। फर्स्ट पेपर पे मैंने प्राइवेट में आप लोगों को वीडियोस दे चुका हूं। फर्स्ट पार्ट आ चुका है, कल के डेट में सेकंड पार्ट आ जाएगा, परसों के डेट में थर्ड, ठीक है। थर्ड 3 पार्ट में आप लोगों का फर्स्ट पेपर खत्म हो जाएगा और 3 पार्ट में सेकंड पेपर। आज मैं फर्स्ट पार्ट फ्री दे रहा हूं, जिनको देखना हो वो बिल्कुल देखें और प्लीज आप लोग शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करें, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके यूपीएससी में पूछा गया। देखिए दोस्तों, यूपीएससी में क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका वैकल्पिक विषय होता है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी होता है, उसको करना रहता है। ये खंड ए में और ये खंड बी में रहता है, ठीक है। ये दोनों कंपलसरी होता है, वो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों जगह इसको आपको करना ही करना है, ठीक है। अन्यथा और आपका कॉपी चेक नहीं होगी और इसके अलावा 3 क्वेश्चन आपको करने रहते, कुल 5 प्रश्न, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 और 5 की तैयारी आपकी बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। चलिए यूपीएससी ने आप लोगों से प्रश्न पूछा। देखिए वीडियोस को जो भी देख रहे हैं उनका एक कर्तव्य बनता है कि नहीं, इन वीडियोस को लिंक को मैं अपने फेसबुक पे लगाऊं, व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाऊं, व्हाट्सएप पे शेयर करूं, हर जगह, ठीक है। टेलीग्राम के ग्रुप में जहां भी हो सके संभव शेयर करें, ये आपका कर्तव्य है। आप अपने कर्तव्य को निभाएं, मैं अपने कर्तव्य को निभाने में पीछे नहीं हटता, देखते हैं आप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपसे है तो ये अकेले एक प्रश्न नहीं है, इसमें पार्ट करके कुल 4-5 प्रश्न पूछता है यूपीएससी। चलिए आपसे सेकंड पेपर में समाजशास्त्र द्वितीय प्रश्न पत्र, जो आपका सिलेबस प्लस समसामयिकी दो चीजें इसमें जुड़ी रहती हैं, ठीक है। प्रश्न पूछा कि भारतीय समाज को समझाने का जीएस घुरे के भारत विद्या परिप्रेक्ष्य पर एक टिप्पणी कीजिए। देखिए प्रश्न आपका बहुत कठिन नहीं पूछा। आपके जो सिलेबस है, ये मेरा एनालिसिस भी है कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपके यूनिट 5 तक के प्रश्न रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में यूनिट 5 के बाद के प्रश्न रहेंगे। तो आपका ये यूनिट फर्स्ट से ही प्रश्न पूछा कि भारतीय समाज को समझाने का जीएस घुरे के भारत विद्या परिपेक्ष पर एक टिप्पणी लिखिए, 2018 में प्रश्न आया। तो ये सिलेबस आपका सिंपल भारतीय विद्या जीएस घुरे पर सिलेबस है। अब हम देखिए प्रश्न को सही रूप से सॉल्व करने का तरीका ये है कि प्रश्न को टुकड़ों में बांटे, है ना। जो प्रश्न की डिमांड है उस डिमांड को पूरा करें तो आप उस पर बेहतर उत्तर लिख सकते हैं। और प्रश्न को आप जब एग्जाम में बैठेंगे, आपके सामने प्रश्न रहेगा, कॉपी रहेगी और आप चेयर पे बैठे रहेंगे और आसानी से आप 5 से 10 सेकंड में आसानी से उस प्रश्न को आप मांग के अनुसार भाग में बांट लेंगे। क्यों? क्योंकि आपने बहुत अच्छे तरीके से यहां पर चीजों को समझ लिए हैं। आप सिलेबस अच्छे तरीके से पूरा पढ़े रहे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं जो प्रीवियस ईयर का, आप बहुत अच्छे तरीके से उन प्रश्नों को हल कर लेंगे, राइट। तो प्रश्न की मांग देखते हैं। तो सिंपल तरीके से पूछा कि भारतीय समाज को समझाने का जीएस घुरिये की भारत विद्या परिप्रेक्ष्य पर एक टिप्पणी कीजिए। तो दोस्तों सिंपल तरीके से आपका प्रश्न का सबसे ज्यादा भार जो है यह इसी परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए कि जो जीएस घुरिये ने भारत विद्या का परिप्रेक्ष्य दिया उसको आप जीते जागते रूप से 50% में समझा दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद उनके कुछ जाति जनजाति धर्म आदि पर उन्होंने अपने विचार दिए, उसको 30% समझा दीजिए, है ना, थोड़ा एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। और फिर उसके बाद टिप्पणी, तो थोड़ा आपको आलोचना 20% कर देना है। ये आपके प्रश्न की मांग है, आपको इस मांग के अनुसार उत्तर लिखेंगे तो आपको यूपीएससी जो है 10 नंबर का है तो आपको 6 नंबर देने से रोक नहीं सकता, 7 भी हो सकता है। कुछ एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है, वो क्या सोचता है, उसकी क्या एक पृष्ठभूमि है। कुछ होते हैं जो थोड़ा दिक्कतें पैदा करते हैं। तो प्रश्न की मांग के अनुसार अब मैं आपको मॉडल उत्तर देता हूं, पहले इस पर चर्चा, फिर इस पर, फिर इस पर, राइट। अब देखिए, सीखिए।
अब दोस्तों आपका प्रश्न की मांग के अनुसार प्रथम जो जीएस घुर्रे है, सिंपल तरीके से बताइए कि ये भारतीय समाजशास्त्र के क्या है, पितामह है। ठीक है, फिर उसके बाद बताइए कि स्वयं एक ब्राह्मण थे तथा संस्कृत के अच्छे खासे ये विद्वान थे। उनका भी मानना था कि भारतीय समाज अपने आप में अद्वितीय है। ठीक है, भारतीय समाज की कोई तुलना ही नहीं है और अतः इसका अध्ययन भी विशिष्ट रूप से होना चाहिए। भारतीय समाज के अध्ययन हेतु उन्होंने पद्धति के रूप में किसका उपयोग किया, भारत विद्या को अपनाया। हर एक लोग अपनी पद्धति को प्रयोग करते हैं, उसमें से आपके जीएस घुर्रे ने पद्धति में भारत विद्या को अपनाया। इसके तहत जो आपका भारत विद्या है वो आपके पौराणिक जो ग्रंथ होते हैं उन्हीं के आधार पर यह चीजों को व्याख्या करता है। तो इस भारत विद्या के तहत उन्होंने भारतीय समाज का अध्ययन इसी कारण किससे किया, वेदों, पुराणों, रामायण, महाभारत, कालिदास की रचनाओं आदि के आधार पर उन्होंने किया। उन्होंने एक आराम पसंद समाजशास्त्री माना जाता है। आराम पसंद इसलिए माना जाता है कि देखिए आप कोई अपना तर्क नहीं दे रहे हैं, खुद अपना अध्ययन नहीं कर रहे हैं, आप उन ऐतिहासिक ग्रंथों जो आपके चिरकाल में मौजूद थे उसी के आधार पर आप समाज का मूल्यांकन कर रहे हो। तो आराम पसंद समाजशास्त्री थे, परंतु उन्होंने क्षेत्र अध्ययन भी किए, मतलब कि क्षेत्र में जाकर भी उन्होंने अध्ययन किया। उदाहरण भारत में जैसे साधुओं का अध्ययन, बंबई में मध्यम वर्ग के यौन आदतों का अध्ययन है ना, तो महादेव कोलिस जनजाति का अध्ययन, ये क्षेत्र में जाकर वहां पर जाकर उन्होंने अध्ययन किया। भारतीय समाज को समझने का उनका भारत विद्या उपागम रिवर्स से प्रेरित होने के कारण विसरणवाद से भी युक्त था। वे एक राष्ट्रवादी भी थे, अतः उनके भारतीय समाज के प्रति विचार क्षेत्र विशिष्ट न होकर पूरे भारत के लिए एक समग्र रूप में था। उनके अनुसार भारतीय समाज मुख्यतः हिंदू समाज रहा है, अतः भारतीय समाज को समझने हेतु हिंदू परंपराओं को समझना आवश्यक है। मतलब कि भारत को समझाने के लिए, भारतीय समाज को समझाने के लिए हिंदू परंपराओं का सहारा लिए और वह परंपरा आपको ऐतिहासिक ग्रंथों में दिखाई देता है। उनका भारत विद्या परिप्रेक्ष्य समाज की समस्याओं का समाधान सुझाने की अपेक्षा समाज को समझने पर अधिक बल था। जो उनका भारत विद्या परिप्रेक्ष्य था वह समाज की समस्या जो थी, समाज में जो समस्याएं थी उनका समाधान सुझाना इतना उनका मतलब नहीं था कि वो बहुत अच्छे तरीके से उसको समझाना चाहते थे। वह उसके अपेक्षा समाज को समाज को समझने पर अधिक बल देते थे कि हम समाज को समझें। भारतीय समाज के संदर्भ में उनका अध्ययन मुख्यतः जाति, धर्म, जनजाति, विवाह आदि से क्या रहा, संबंधित रहा। रिश्ले की भांति ही उन्होंने भी जाति को प्रजाति से जोड़कर देखा। जैसे रिश्ले जो थे उन्होंने जाति को प्रजाति से जोड़कर देखा, तो यह भी देखे। उनका मानना था कि प्रत्येक जाति एक विशिष्ट प्रजाति से संबंधित है। यद्यपि उनका मुख्य ध्यान जाति के चरित्रों को समझाने पर रहा कि जाति के जो चरित्र हैं, एक व्यवस्था के रूप में उन्होंने जाति का खंडन कदापि नहीं किया जो उनका आलोचना का आधार बना। ठीक है, उन्होंने उसकी कोई भी किसी भी प्रकार की नहीं की। अब जनजाति के संदर्भ में अब हम लोग देखिए दोस्तों कहां पर प्रवेश कर गए हैं। देखिए हम लोगों ने प्रश्न की मांग के अनुसार फर्स्ट खंड को बता दिया कि जीएस घुर्रे के भारत विद्या का परिपेक्ष क्या है। अब जाति, जनजाति, धर्म आदि पर उनकी क्या विचार है। तो दोस्तों जाति पर उनके विचार को हमने देखा कि भारतीय समाज के संदर्भ में उनका जो अध्ययन मुख्यतः जाति, धर्म, जनजाति, विवाह आदि से संबंधित रहा। रिश्ले जो थे उन्हीं के भांति इन्होंने जाति को किससे जोड़ा, प्रजाति से जोड़कर देखा। उनका मानना था कि प्रत्येक जाति एक विशिष्ट प्रजाति से संबंधित है। यद्यपि उनका मुख्य ध्यान जाति के चरित्रों को समझाने पर रहा है ना, एक व्यवस्था के रूप में उन्होंने जाति का खंडन कदापि नहीं किया, जबकि उनको जाति का खंडन करना चाहिए था। आप ही सोचो, जाति एक बंद व्यवस्था है। एक व्यक्ति जिस जाति में जन्म ले लिया, मृत्यु परांत वह उसी जाति का सदस्य बना रहा। इसके और जाति में जैसे जन्म लिया उसी के साथ वह मान, प्रतिष्ठा, सम्मान को धारण किया, तो उसको खंडन करना चाहिए था। इसी कारण इनका जो खंडन नहीं किए, इसी कारण आलोचना के ये पात्र भी बने।
अब जनजाति के संदर्भ में उनके विचार वेरियर एल्विन से पूर्णतः विपरीत थे। घुर्ये का मानना था कि भारत में जनजाति जो है वो पिछड़े हुए हिंदू हैं, जो पिछड़ गए हिंदू हैं, जो विकास के मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए लोग हैं, वो क्या बन गए, जनजाति। उन पर हिंदू धर्म आरोपित नहीं किया गया, अपितु वे समावेशन से हिंदू धर्म का हिस्सा बने। ठीक है, उन्होंने बताया कि हिंदू और जनजाति एक दूसरे के देवी देवताओं की उपासना करते हैं, वो तो सत्य है, परंतु घुर्ये के भारतीय समाज को समझने के भारत विद्या परिप्रेक्ष्य की आलोचना भी हुई। अब आप इनके आलोचना में आ गए कि आलोचना इनकी क्या होनी चाहिए। उनका ज्ञान एवं उनके प्रमाण किस पर आधारित थे, किताबों पर आधारित थे, पौराणिक जो ग्रंथ थे उन पर आधारित थे, एवं ज्ञान के स्थिर स्रोत पुस्तकों की गतिशील समाज के अध्ययन का आधार नहीं माना जा सकता है। अर्थात कि ज्ञान के स्थिर स्रोत पुस्तकों को, पुस्तक में आपको क्या मिलता है, अगर आप देखेंगे अब रामायण महाभारत इन सब ग्रंथों को पढ़ेंगे तो ये सब आपके ज्ञान स्थिर हो चुके हैं। और गतिशील समाज, आज का समाज कैसा है, वो गति कर रहा है, हमेशा परिवर्तित हो रहा है, तो अब अध्ययन का आधार ऐसा नहीं माना जा सकता है। उनकी मान्यताएं अपेक्षाकृत प्रत्यक्ष अध्ययन की जगह अनुमानों पर आधारित था। आप डायरेक्ट स्टडी नहीं कर रहे हैं, आप अनुमानों पर अध्ययन कर रहे हैं। साथ ही उनके विचार में, अब आप ब्राह्मण हैं तो पूर्वाग्रह भी आपके साथ था, तो ब्राह्मणवाद की झलक भी मिलती है। लेकिन घुर्ये ही भारत में फर्स्ट, अब ये बैलेंस देखिए, यही होता है बैलेंस। आपने चुपके से आलोचना भी की लेकिन उनको संभाल भी लिया। प्रथम समाजशास्त्री थे जिन्होंने समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में स्थापित किया एवं उनके समाजशास्त्रियों को शिक्षित किया। अब आप बेस्ट उत्तर मॉडल बन गए। ठीक, ये फर्स्ट प्रश्न था। आइए फर्स्ट प्रश्न के बी में आते हैं। फर्स्ट का बी आपका ये भी सिलेबस से पूछा और जस्ट आपके यूनिट फर्स्ट से ही है। पूछा कि आंद्रे बेते के तंजौर गांव के अध्ययन का समालोचनात्मक विश्लेषण आपको करना है। ठीक है, हम बहुत जल्द आप लोगों की क्लासेस और दे रहे हैं जिसमें आपको आलोचना, समालोचना, टिप्पणी ये सब क्लियर कर लीजिए। ठीक है, अब ये सिलेबस किसका है, ये सिलेबस पूछा जाति व्यवस्था के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में बेते और ग्राम अध्ययन। ठीक है, क्योंकि उन्होंने तंजौर गांव के अध्ययन किए। ठीक है, अब इसमें सिंपल तरीके से बताइए कि बेते के अध्ययन की भूमिका क्या है, 20%। तंजौर के श्रीपुरम का जो उन्होंने स्टडी किया, ये जो तंजौर के गांव है उसमें श्रीपुरम का उन्होंने स्टडी किया था, इसको आप 60% बताएं, क्योंकि सबसे ज्यादा भार किस पे है, आंध्र बेते के तंजौर गांव के अध्ययन का। ठीक है, तो आपको पहले तो उनके बेते के विषय में बताना है कि ना, उनके स्टडी की भूमिका क्या है, फिर उसके बाद आपने 60% बताया तंजौर के श्रीपुरम, फिर आलोचना 20%। आइए इसी पार्ट पे आप लोगों को मैं प्रश्न की मांग तो समझ गए, पार्ट में बांटा। अब आते हैं, समझते हैं। देखिए वीडियो को शेयर हर एक स्टूडेंट करना, जितने लोग क्लासेस में रहे, ये ईमानदारी से आपको कार्य करना है। आपको ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि इस उत्तर लेखन से जुड़ने वाले हर एक विद्यार्थी को समाज शास्त्र में मैं निपुण बना दूंगा। हाँ, मैं मान रहा हूं कि उसमें आप भी उतना ही मेहनत करिए। और दोस्तों ये आपकी जो मेरा जो सेवा है वो आपके एग्जाम निकालने तक रहेगा। ठीक, जुड़ने का आपको फायदा है, बाकी आपकी इच्छा। चल, आंद्रे बेते भारत में उदार समाजशास्त्र के महान व्यक्तित्व में से एक रहे। उन्होंने भारत से बाहर विश्व के अनेक महान विश्वविद्यालयों में स्टडी का कार्य किया। उनका मुख्य योगदान भारत में जाति, वर्ग, असमानता, स्तरीकरण आदि के अध्ययन में रहा है। नोट्स में आप देखेंगे मेरे सब मिलेगा। उनकी माता ब्राह्मण थी, तो माता के ब्राह्मणी पृष्ठभूमि तथा दादी की धार्मिकता, साथ ही अपने मंदिरों के अध्ययन के रुचि कारण उन्होंने तंजौर के श्रीपुरम गांव को अपने अध्ययन के लिए चुनाव किया। अब आप धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं तंजौर के गांव में।
श्रीनिवास के इस विचार को वो आंध्र बेते जी मानते थे कि समाजशास्त्र में क्षेत्रीय अध्ययन आवश्यक है। जब तक आप क्षेत्र का अध्ययन नहीं करेंगे, जब तक आप वहां पर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नहीं, आपका पूर्वाग्रह हो गया तब तो आप वस्तुनिष्ठ आधार पर अध्ययन नहीं कर सकते। आपको वस्तुनिष्ठ अध्ययन करना है। तो उन्होंने श्रीनिवास के इस विचार से सहमत थे कि समाजशास्त्र में क्षेत्रीय अध्ययन बहुत जरूरी है। परंतु इनके ऊपर वेबर, मैक्स वेबर के भी विचार का बहुत प्रभाव पड़ा। अपनी पुस्तक कास्ट, क्लास एवं पावर, आंध्र बेते की पुस्तक है क्लास, कास्ट एवं पावर, और उन्होंने उस पुस्तक में श्रीपुरम का अध्ययन को प्रस्तुत किया, बताया। वीवर का विचार का अनुसरण करते हुए उन्होंने श्रीपुरम में स्तरीकरण के 3 आधारों का अध्ययन प्रारंभ किया, क्योंकि वेबर भी त्रि आधार पर ही करते हैं। जैसे उन्होंने आर्थिकी को माना ही, और लेकिन उन्होंने बताया कि एकमात्र कारण आर्थिकी नहीं हो सकता है। इसी कारण उन्होंने कार्ल मार्क्स की आलोचना की। उन्होंने कहा नहीं, परिस्थिति एवं शक्ति भी स्तरीकरण के आधार हो सकते हैं। तो मैक्स वेबर 3 आधार बताए, तो उन्होंने भी तीनों आधारों का अध्ययन प्रारंभ किया। जो जाति, अब आंद्रे बेते देखिए का जो वेबर थे उन्होंने त्रिस्तरीय में आर्थिकी, दूसरा आपका परिस्थिति, तीसरा शक्ति, इन्होंने त्रिस्तर में जाति, वर्ग एवं शक्ति पर आधारित। उन्होंने स्तरीकरण में स्तर के निर्धारण में इन तीनों के अंतर संबंध को समझने का प्रयत्न किया, और उन्होंने श्रीपुरम में पाया कि यह मुख्यतः 3 जातियों में बटे हैं। श्रीपुरम में एक ब्राह्मण, दूसरा गैर ब्राह्मण, तीसरा आदि द्रविड़। उन्होंने आगे यह भी पाया कि जाति प्रायः समरस समूह से नहीं होते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जाति यहां श्री वैष्णव एवं समर्थ में बटा हुआ था। ठीक है, ये जो आपका ब्राह्मण जाति है वो एक श्री वैष्णव में बटा था, एक समर्थ में बटा था। ये दोनों एक दूसरे पर वर्चस्व हेतु प्रतिस्पर्धा करते थे। ब्राह्मण में वर्चस्व, वैष्णव अपना वर्चस्व, समर्थ अपना। ये गांव के भिन्न क्षेत्रों में निवास एवं भिन्न देवी देवताओं की ये पूजन अर्चन करते थे। उन्होंने अध्ययन में देखा कि गैर ब्राह्मण आर्थिक समृद्धि के माध्यम से परिस्थिति परिवर्तित करने का प्रयास करते रहे। परिस्थिति मतलब मान सम्मान प्रतिष्ठा। तो ये जो गैर ब्राह्मण थे यह अपना मतलब अर्थोपार्जन अधिक से अधिक करते थे, ताकि हमारी जो मान सम्मान प्रतिष्ठा अर्थात की परिस्थिति है वो परिवर्तित हो जाए। अतः उन्होंने कहा कि पहले जहां केवल जात के आधार पर स्तर का निर्धारण होता था, अब जाति एवं वर्ग सम्मिलित रूप से क्या कर रहे हैं, स्तर का निर्धारण करते थे। इस प्रकार वेबर से भी उन्होंने स्तरीकरण के निर्धारण में जाति वर्ग से पहले रखा। वेबर से भी उन्होंने स्तरीकरण निर्धारण में जाति को किसके पहले रखा, वर्ग से पहले रखा, जबकि वेबर ने परिस्थिति को वर्ग के बाद रखा था। परिस्थिति को वर्ग के बाद रखा था। हालांकि दोनों ने शक्ति को तीसरे स्थान पर रखा। उन्होंने बताया कि आजादी के उपरांत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ने जाति एवं वर्ग आधारित स्तरीकरण में शक्ति के आधार पर फेरबदल किया। आज गैर ब्राह्मण का ग्राम पंचायत में वर्चस्व है, क्योंकि कोटा भी मिलता है और वर्चस्व दिखाई देता है। उन्होंने श्रीपुरम में पाया कि प्राचीन समय से न केवल ब्राह्मण समुदाय आदि द्रविड़ से दूरी रखता था, अपितु आदि द्रविड़ भी ब्राह्मणों से संपर्क को दुर्भाग्य का जनक मानते थे। अब आगे, हालांकि आंद्रे बेते के इस अध्ययन की आलोचना भी हुई। अब आप 20% में आ गए। एक और तो वे यह दर्शाते रहे कि जाति स्तरीकरण का एक आधार बस है, परंतु उन्होंने आगे यह दिखाकर कि जाति का वर्ग एवं शक्ति पर स्पष्ट प्रभाव है, अपनी बात में ही विरोधाभास उत्पन्न कर दिया। उनकी आलोचना एक गांव के अध्ययन का सामान्यीकरण करने के लिए भी हुई। तो ये आपका बेस्ट उत्तर मॉडल हो गया। 10 में आपको आराम से 6 से 7 नंबर मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप
यूपीएससी के समाज शास्त्र में 500 में कितने नंबर? 500 में अगर आप 290, 280, 310, 320 नंबर पाते हैं तो मैं लिखित दे रहा हूं कि आपको आईएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ये तभी संभव है जब आप उत्तर लेखन करेंगे। बाकी आपकी स्वेच्छा, आप क्या चाहते हो? क्या आप अपने सपनों को कुचलते हुए देखना चाहते हो? ये मैं दोनों के लिए बोल रहा हूं, जो मेरे इस बैच में एडमिशन लिए हैं उनके लिए, और उनको भी मैं बोल रहा हूं जिन्होंने नहीं लिया है, जो फ्री में देखेंगे। क्या आप अपने सपनों को कुचलेंगे? आपने एक सपना देखा है, किस चीज का सपना देखा है? अधिकारी बनने का। उन सपनों को कुचलने मत दो, क्योंकि सपने कुचलते हैं तो रात दिन उस सपनों को न पूरा होने का बहुत बड़ा दुख होता है। हमेशा आपको उस चीज का आभास होता रहेगा, और आपसे आपके परिजन, माता पिता, आपके रिश्तेदार, सगे संबंधी सभी आशाएं किए हैं। उन आशाओं को पूरा करो। मैं पसीना बहा रहा हूं, आप भी पसीने बहाओ। बैठो, आंखों में नींद है, अभी ये मन कर रहा है कि मैं सो जाऊं, क्योंकि मेरा मन कर रहा है, लेकिन क्लास भी लेना है, पढ़ाना भी है। इन नींदों को तुरंत गायब होने दो। जब आप अपने खुद से एनर्जेटिक होंगे, कोई मोटिवेट आपको नहीं कर सकता है। खुद में अगर दृढ़ इच्छा नहीं है तो आप कभी भी पूरा नहीं कर सकते हो। बस चलिए आगे। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, विवेचना कीजिए। इस टॉपिक को मैं पढ़ा चुका हूं, बस इसको मैं मॉडल उत्तर, मैं इसको पार्ट में बांट देता हूं, आप लोग लिखना। मैं प्राइवेट वीडियो में इस टॉपिक को बता चुका हूं, 2018 का प्रश्न है। मैं अब इसको यहां पर नहीं चर्चा करूंगा, मेरे प्राइवेट वाले स्टूडेंट वाले देखे होंगे, ठीक है। बाकी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, और इसका पीडीएफ जो है, जिन्होंने क्या कहते हैं एडमिशन लिए, उनको सारा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ये पूरा का पूरा ये 200 पेजेस का पीडीएफ है, और आप लोगों को तुरंत इसका जैसे ही ये पूरा खत्म होता है, जो एडमिशन लिए हैं उनको ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। इससे बेस्ट मॉडल उत्तर आपको मार्केट में कोई नहीं मिलेगा। आप कोई भी बुक ले लीजिए, कोई भी सबसे रद्दी उत्तर लेखन होते, बुक के चक्कर में मत फंसना, ये मैं कहूंगा। चल दोस्तों, ये लोकतंत्र आपका टॉपिक है, वहां से पूछा यूपीएससी ने, पूछा मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, विवेचना कीजिए। ये सिलेबस से आपका समसामयिकी से भी प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। प्रश्न की मांग क्या है? तो पूछा मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो पहले बता दो कि लोकतंत्र है क्या, और थोड़ा बहुत लक्षण बता दे। ये काम आप 30% कर लीजिए, क्योंकि पूछ रहा है मीडिया का लोकतंत्र, ठीक है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, फिर मीडिया इन्हें प्राप्त करने में कैसे सहायक है, ये लोकतंत्र जो है उसका चौथा स्तंभ बन रहा है, तो क्या कैसे प्राप्त करने में सहायक है, इस पर ज्यादा भार है तो 40% इस पे दे दो। और फिर थोड़ा आलोचना कि मीडिया इससे विपरीत कैसे है ना। आलोचना कर दिए 30%। अब आपका इसी आधार पर आप उत्तर लेखन इसको करना, आपको 6 से 7 नंबर 10 नंबर में से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दूसरी चीज, इसका मैं मॉडल उत्तर पर चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं। चलिए आगे। एक प्रश्न आया, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। प्रश्न पूछा कि भारत में मध्यम वर्गीय, ये फर्स्ट का डी प्रश्न है, पूछा कि भारत में मध्यम वर्गीय महिलाओं की, जो आपका इंडिया है, ये आपका जो भारत है ना, इस भारत में आपको अधिकतर कौन से वर्ग के लोग मिलेंगे? मध्यम वर्ग के लोग मिलेंगे।
ये जो आप देखते हो ना मार्केट, यहाँ भारत में जो भी मार्केट है वह इन्हीं मध्यम वर्ग को लुभाने के लिए होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा यही मध्यम वर्ग जो होता है सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। नातेदार रिश्तेदार जो भी है सब, उच्च वर्ग निम्न वर्ग के लिए इतना चिंता नहीं होती है। तो अब मध्यम वर्ग में पुरुष भी आएगा, महिला भी आएगी, बच्चे भी आएंगे। तो यूपीएससी ने पूछा कि भारत में मध्यम वर्ग महिलाओं की परिवर्तित हो रही भूमिका, इनकी जो भूमिकाएं हैं परिवर्तित हो रही है, तो उस पर आप टिप्पणी कीजिए। तो दोस्तों यह प्रश्न आपका बहुत सिलेबस क्या है, भारत में मध्यम वर्ग, हकदारी पितृदंड एवं श्रम का आपका लिंगाधारिता विभाजन और महिला आंदोलन, ठीक है, यहां से आपका प्रश्न पूछा। अब प्रश्न की मांग क्या है, तुरंत पार्ट में बांटो, तुरंत सिंपल, किसी भी प्रकार के नहीं, सिलेबस पर ध्यान गया आपका, फिर सिलेबस के साथ आपका ये जो प्रश्न पूछ रहा है अब आपका उस पर ध्यान जाना चाहिए। अब इस सिलेबस को आपको पता चला तो इस सिलेबस संबंधी जो ज्ञान है उन ज्ञान को पूरा नहीं उड़ेलना है, उन ज्ञानों में से जो इस प्रश्न की एक जो मांग है उसको पूर्ति कर रहा हो उनको उसमें फिट कर दो, फिर देखो आपका उत्तर बेस्ट उत्तर होगा। आपको कोई रोक ही नहीं सकता है एक बेस्ट उत्तर मॉडल से। और दोस्तों ये जो मैं दे रहा हूं ये जरूरी नहीं है कि यही बेस्ट उत्तर मॉडल है, इसके अलावा आप भी बेस्ट उत्तर मॉडल लिख सकते हैं। और ये तब होगा जब आप इन उत्तर को प्रश्न की मांग के अनुसार सेट करना सीखोगे। और ये कला आपको डेवलप करना ही होगा, लेकिन ये कला कैसे डेवलप होगी, जब आप क्रमबद्ध रूप से लगातार कार्य करोगे। और ये लगातार कार्य कैसे होगा, जब आप अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ज्यादा एकाग्र होंगे। क्या एकाग्र हो, कमेंट करो, एकाग्र हो, ये बताइए एकाग्र है कि नहीं। क्या आपको इस यूपीएससी के एग्जाम को निकालने के लिए आए हो कि पंचवर्षीय योजना के लिए, सभी लोग कमेंट करो। क्या आप 5 ईयर प्लानिंग के साथ आए हो, एक बार आए हो तुरंत फाइट करके तुरंत मैदान छोड़ो, दूसरों को आने दो, तुरंत एकदम समझ लीजिए कि आपको इस प्रकार कार्य करना है कि एक साल में चुटकी में एग्जाम निकालना है। यह नहीं कि चुटकी में एग्जाम निकालना है, यह नहीं कि आपको एक 5 वर्षीय योजना बनाना है कि फर्स्ट ईयर में मुझे एग्जाम बिल्कुल नहीं निकालना है, चेक करना है व्हाट इज यूपीएससी। सेकंड ईयर में प्रीलिम्स पर ध्यान देना है, निकल गया ठीक है, नहीं तो थर्ड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकालना है, फोर्थ अटेम्प्ट में मुझे मुख्य परीक्षा में बैठना है। ये करते रह जाएंगे, निकलेगा नहीं। चल अब प्रश्न की मांग पूछ रहा है, भारत में मध्यम वर्गीय महिलाओं की परिवर्तित हो रही भूमिका पर एक टिप्पणी कीजिए। तो सिंपल तरीके से बताएं कि मध्यम वर्ग है क्या। जब तक मध्यम वर्ग नहीं पता चलेगा तब तक आप नहीं समझ पाओगे। तो पहले आप भारत में मध्यम वर्ग को समझाओ 20%। क्यों, क्योंकि यहां शब्द आया है मध्यम वर्ग, ये की वर्ड है। अब दोस्तों अब बताइए कि मध्यम वर्ग की महिलाओं की पारिवारिक भूमिकाओं में परिवर्तन क्या हो रहा है, क्योंकि महिलाओं को परिवार से जुड़ी रहेंगी तो उसमें क्या परिवर्तित हो रहा है, 40%, क्योंकि थोड़ा भार इसमें है। फिर मध्यम वर्गीय महिलाओं की बाह्य भूमिका, एलपीजी, आपका ये प्रश्न एलपीजी के बाद आया है, अर्थात कि आपका ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन 1991 के बाद 2018 में पूछा गया है। तो अब जो मध्यम वर्ग की महिलाएं हैं वो जरूरी नहीं है कि घरेलू कार्यों तक ही सीमित है, बाहर भी जा रही। तो बाह्य भूमिकाओं में क्या परिवर्तन आ रहा है, 20% दीजिए और उत्पन्न चिंताओं को 20% दीजिए, बेस्ट आपका उत्तर मॉडल बन जाएगा। आइए एक एक पार्ट को समझते हैं, ए बी सी डी 4 पार्ट में, ठीक है। आइए वन मिनट, एक एक पार्ट को समझते हैं, थोड़ा धैर्यता रखिए।
अब ये जान लीजिए कि हम भी थकते हैं। आप लोगों को देखिए लगातार क्लासेस, कभी भी ऐसा हुआ कि क्लासेस थोड़ा बीच बीच में नहीं आया, लेकिन क्लासेस आपको लगातार दिया जाता रहता है ना। तो आप लोग भी थोड़ा समझिए। चल, अब हम लोग फर्स्ट इसमें समझते हैं मध्यम वर्ग। चलिए आइए। तो दोस्तों, मध्यम वर्ग किसी भी समाज में उपस्थित वह वर्ग है जो कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में है। मतलब कि ये हाई और ये निम्न, और इसके बीच आपका मध्यम वर्ग। ठीक है, इन दोनों के बीच में, राइट। भारत में मध्यम वर्ग की उत्पत्ति को जो वीबी मिश्रा हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक एक है उनकी, याद रखना, द इंडियन मिडिल क्लास, में ब्रिटिश शासन से जोड़कर समझाया। मध्यम वर्ग किसी भी समाज का सबसे जिम्मेदार वर्ग होता है। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, बहुत प्रथा परंपराओं, हर एक चीज को मानता है। ब्रिटिश काल में आधुनिक शिक्षा प्राप्त वर्ग एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त वर्ग ने इस श्रेणी का निर्माण किया। आगे हरित क्रांति के दौर में इसका और ज्यादा विस्तारीकरण होता चला गया। अब ये मध्यम वर्ग समाज का सबसे महत्वाकांक्षी वर्ग होता है। भारत में मध्यम वर्ग की महिलाओं की भूमिका में अब आप एंट्री कर रहे हैं अपने प्रश्न की वास्तविक मांग पर। मध्यम वर्ग की महिलाओं की भूमिका में समय के साथ अनेक परिवर्तन हुए हैं, समय समय के साथ बहुत। इन परिवर्तनों के पीछे सरकारी कानून, न्यायिक निर्णय, महिला सशक्तिकरण के लिए जो आपके आंदोलन है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो भी आपके, शिक्षा के प्रसार, समाज का उदारीकरण, धार्मिक मान्यताओं में कमी, तार्किकता एवं महत्वाकांक्षाओं का कारण माना जा सकता है। मतलब कि जो मध्यम वर्ग की महिलाओं की भूमिका में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, तो क्या है, अच्छे अच्छे कानून भी आ रहे हैं, न्यायिक निर्णय, महिला सशक्तिकरण के जो आंदोलन, शिक्षा का प्रसार तेजी से बढ़ रहा है, समाज का उदारीकरण होना, और धार्मिक मान्यताओं में जो कमी, जैसे देखिए केरल का सबरीमाला विवाद हल हुआ। महिलाओं के लिए ये क्या है, ये एक जो महिलाओं के प्रति एक कुंठित विचारधारा है उसका दमन हुआ। 3 तलाक, तार्किकता एवं महत्वाकांक्षाएं। परिवार के स्तर पर भारत में मध्यम वर्गीय महिलाओं की पारिवारिक निर्णयों में भागीदारी बढ़ी। बिल्कुल। औद्योगिकीकरण ने जहां संयुक्त परिवारों को केंद्रक परिवार में बदल दिया। भाई, औद्योगिकीकरण, लोग घरों से बाहर निकले और कहां पर जाने लगे, जहां उद्योग है, शहर है, और इससे क्या हुआ कि संयुक्त परिवार केंद्रक परिवार में परिवर्तित होने लगा, एकल परिवार। अतः पति निर्णयों में अपनी पत्नी के राय को महत्वता देने लगे, है ना। आज देखिए हमारे मम्मी जैसे, भाई जैसे पिताजी हमारे निर्णय ले रहे हैं तो आपका भी निर्णय बिल्कुल सम्मान होगा। ये चीज आप जैसे सत्यम सर भाभी हैं, बिल्कुल उनके निर्णयों को सम्मान दिया जाता है कि आप भी निर्णय लीजिए, हम भी निर्णय लेते हैं, और जो एक बैलेंस बनेगा वो निर्णय स्वीकार होगा। तो दोस्तों, ये मध्यम वर्ग, तो अतः पति निर्णयों में अपनी पत्नी के राय को महत्वता देने लगे। लेकिन ये आपके प्रारंभिक समय में नहीं था। प्रारंभिक समय में तो यूं लंबा घूंघट रहता था, ऐसा लगता था कि चलते थे तो ऐसा लगता था कि गिर के ऐसे भरा जाए, है ना, ये हाल रहता था। ऐसा गिरते थे कि पता भी नहीं चलता था, लोग हंस लेते थे इसी में। लेकिन आज आज भूमिकाएं जो है वो अपनी भूमिकाएं दे रहे हैं। समय समय परिवर्तन, जो संयुक्त परिवारों में वृद्धाजनों तक सीमित था, जो अभी बताया संयुक्त परिवार में। अब मध्यम वर्ग में ये आपको जो पति निर्णयों में अपनी पत्नी के राय को महत्वता दी जा रही है, ये एकांकी परिवार में ज्यादा है, संयुक्त परिवार में कम है। संयुक्त परिवार में आपको बहुत कम मात्रा में देखने को मिलेगा जहां पर महिलाएं अपना निर्णय दे। लेकिन एकांकी परिवार में यह संभव है, जो संयुक्त परिवारों में वृद्धाजनों तक सीमित था। मध्यम वर्ग में पारिवारिक स्तर पर एक लैंगिक समानता की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई, जिसमें महिलाओं हेतु पूर्व में निर्धारित कार्यों में भी पुरुषों द्वारा हाथ बटाया जाने लगा। उदाहरण स्वरूप घरेलू कार्य, खाना बनाना, बच्चों का देखभाल आदि। जैसे बहुत अच्छा, सत्यम सर बहुत अच्छा खाना भी बनाते हैं। देखिए सत्यम सर का खाना बनाने में बहुत शानदार, हमको खिलाए भी। तो अब देखिए सत्यम सर
एक मध्यम वर्ग के, मैं मध्यम वर्ग का ही मानूंगा। तो अब क्या है कि अब देखिए जैसे कभी भाभी, मान लीजिए कि क्या हुआ कि थोड़ा सर दर्द हुआ या नहीं मन हुआ, सर गए खाना बना दिए। ये आप लोगों को सीक्रेट बता दे रहा हूं, आप लोग सत्यम सर को कमेंट करके बताइएगा, बहुत बेस्ट। तो क्या हुआ, अब सत्यम सर भाई मेहनत, मतलब कि घरेलू कार्य में सहयोग दे रहे हैं ना, खाना बना रहे हैं ना, घरेलू कार्य में जैसे कुछ छोटा मोटा कार्य हुआ वो भी चलिए, बीच में झाड़ू पोछा भी लग गया, कोई दिक्कत नहीं, चलता है। अब दोस्तों बच्चों की देखभाल, अब जैसे भाभी भी कर रही हैं, बच्चे का देखभाल सर भी कर रहे हैं, तो दोनों लोग, तो ये आप समझिए, देखिए यही सब आपको समाज शास्त्र सब आपके घर की कहानी है, कहीं बाहर की कहानी नहीं है। आप अगर घर को समझ रहे हैं तो समाज शास्त्र में कई प्रश्न आप आसानी से सिर्फ समझ कर डालेंगे। अब देखिए विवाह संबंधी निर्णयों में मध्यम वर्ग परिवारों में महिलाओं की इच्छाओं का ध्यान रखा जाने लगा है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं ही अपने बहन की मान लीजिए कि शादी विवाह कर रहा हूं, अगर उनकी इच्छा नहीं होती है कि नहीं अभी मुझे नहीं करना है या मुझे ये लड़का नहीं पसंद है, तो मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता हूं, क्योंकि उनके निर्णयों का भी सम्मान होना चाहिए। आखिरकार वो भी डिसीज, वो जिंदगी किसको जीना है, जिंदगी जीना है उनको। हम जीवन भर का दर्द देने के लिए हम नहीं होने चाहिए कि हम उनको जबरदस्ती एक ऐसे लड़के से शादी कर दे जिसको उनको पसंद नहीं है और जीवन भर दोनों एक दूसरे से लड़ते भिड़ते झगड़ते आगे बढ़े। प्रेम होना चाहिए, पसंद होनी चाहिए, तब जाकर। तो दोस्तों विवाह संबंधी निर्णयों में मध्यम वर्ग की परिवारों महिलाओं की इच्छाओं का ध्यान रखा जाने लगा है। अब महिलाएं अपनी इच्छा अनुसार उच्च शिक्षा, मतलब जैसे हमारी छोटी बहन, उसको मन था इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उसको ग्रेजुएशन करना, बिल्कुल श्योर, आपका फॉर्म भरा गया, आप पढ़ रहे हैं, आप आ जा रहे हैं, आराम से कार्य कर रहे हैं। रोजगार, बिल्कुल आपको एग्जाम जो देना है बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं। आदि प्राप्त कर लेने उपरांत अधिक उम्र में शादी करती है, मतलब कि अब जो पहले क्या था 15, 16, 17, 18, 19 साल में शादी, आज 22, 24, 25, 26, 30, कुछ लोग 32 कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात। प्रजनन का उचित समय आदि का निर्धारण भी मध्यम वर्गीय महिलाएं प्राचीन समाज की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता पूर्वक करती है। पहले क्या था, शादी किए नहीं कि पुरुष की एक मानसिकता और उधर से सास ससुर की मानसिकता, मतलब कि लड़के के माँ बाप की, कि बस अब बेटा गोद में एक नन्हा सा प्यारा सा बच्चा दीजिए, मतलब कि शादी विवाह नहीं हुआ, शादी हुई कि नहीं कि तुरंत दूसरे तीसरे दिन स्टार्ट हो गया। अब ये प्रक्रियाएं चलती रहेंगी और मान लो कि 5-6 महीना मान लो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ ना, तो तुरंत सास जो है इधर उधर की कुछ दिक्कत है, क्या नहीं शुरू हो जाएगा। तो आज प्रजनन का उचित समय, बिल्कुल निर्णय ले रहे हैं, सही समय, ताकि हम उसको अच्छे तरीके से पाल पोसे, उसको एक अच्छा एजुकेशन दे सके, अच्छा स्वास्थ्य दे सके, अच्छा जीवन दे सके, हर एक चीज उचित समय में ले रहे हैं। सरकार एवं न्यायिक नियम कानूनों ने पारिवारिक संपत्ति में तथा पिता की संपत्ति में महिलाओं के अधिकार को निर्धारित भी किया है। वही विवाह के उपरांत भी अपने माता पिता की सेवा एवं देखरेख की जिम्मेदारी उन्हें मिली है। भाई एक लड़की अगर वो अपने माता पिता को छोड़कर दूसरे घर गई है, अपने पति के घर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको उसके अपने माता पिता के देखभाल करने से रोक दिया जाए। अरे उसके माता पिता हैं, क्यों रोक देंगे, बिल्कुल नहीं रोका जा सकता है। तो ये सब देखरेख की जिम्मेदारी उनको मिली है कि विवाह के उपरांत भी मान लो कि वो लड़का कमीना निकल गया और वो अपने माता पिता को छोड़कर चला जाए, तो बेटियां भी आज अपने माता पिता का देखभाल कर रही हैं। परिवार से बाहर मध्यम वर्गीय परिवार की आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु तो महिलाएं भी अब रोजगार के क्षेत्र में न सिर्फ प्रवेश कर रही हैं, अपितु शीर्ष पदों तक पहुंच भी रही हैं। आज यूपीएससी में देखिए कई बार महिलाएं टॉपर रहती हैं, कई बार
आप टॉप 10 में देखेंगे कई महिलाएं शामिल रहती है। आप हर एक जगह देखिए, रोजगार में, क्योंकि वो भी अब लड़ना सीख रही हैं, वो भी अब आगे बढ़ना सीख रही हैं। मैरी कॉम का मुक्का बहुत शानदार, कल्पना चावला का उड़ान बहुत शानदार। इसने परिवार में तथा बाहर भी महिलाओं की परिस्थिति में सुधार किया तथा उनके आत्मसम्मान में वृद्धि की है। आज परिवार में, आज देखिए, आज जो आप महिलाओं की स्थिति को देख रहे हैं, अगर ये स्थिति आप अगर 30 साल 40 साल पहले देखे होते तो आपको बड़ा दुख होता कि उससे ज्यादा बेहतर आज है। आज काफी चीजें परिवर्तित हुई है, आज उनके आत्मसम्मान में वृद्धि हो रही है, आज वो अपनी गरिमामय जीवन जीने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मध्यम वर्गीय महिलाओं की भागीदारी केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीति में तो अभी भी सीमित है, बिल्कुल सीमित है। ये बताइए, आप स्वयं सोचिए कि संसद भवन में अगर महिलाओं की हिस्सेदारी नहीं होगी तो कौन महिलाओं से संबंधित मुद्दा को उठाएगा। यहां पर मैं पुरुष हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे घर में हमारे माता मम्मी नहीं है, हमारे बहनें नहीं है। उनसे उत्पन्न समस्याओं को उठाने के लिए संसद भवन में महिलाओं की भी संख्या अधिक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो होनी चाहिए, तो कम है, परंतु स्थानीय स्वशासन में आरक्षण आदि के माध्यम से बहुत तेजी से बढ़ी है। लेकिन फिर भी एक जो प्रधानपति का जो कॉन्सेप्ट है कि महिला, इस पर बहुत अच्छी वेब सीरीज आई, तो प्रधानपति का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म होना चाहिए, है ना। उन्नत शिक्षा प्राप्त कर आज मध्यम वर्गीय महिलाएं प्रशासनिक पदों पर अपनी सशक्त दावेदारी प्रस्तुत कर रही है। आज देखिए, चिंकी हो गए, शुक्ला जी हो गए, सुमन हो गई, प्रीति हो गई, सब लोग पढ़ रहे एकदम। परंतु इन सब ने महिलाओं में नई समस्याओं को भी जन्म दिया है। उन्हें दोहरा बोझ झेलना पड़ता है। परिवार के बाहर एवं परिवार का काम साथ संभालने के कारण उनके मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये समझना चाहिए, हर एक पुरुष को समझना चाहिए, हर एक पुरुष को समझना चाहिए कि एक आपने शादी कर ली है, उसको एक वो नहीं बना लिया है, एक नौकरानी बना ली है। जब आपका फ्रस्ट्रेशन हुआ तो तब 2 झापड़ पीट दिए, और जब आपका फ्रस्ट्रेशन हुआ तो जब आप लगा तब आप प्रेम कर रहे हैं। जब आपको लगा कि नहीं जाइए अब, आपकी जरूरत नहीं है, भगा दिए, जब जरूरत पड़ी तो फिर बुला रहे हो। ऐसे थोड़ी नहीं होना चाहिए, ये क्रियाकलाप बिल्कुल नहीं। आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि एक बच्चे पैदा होना एक कितनी बड़ी बात होती है। इससे उनके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, चीजें बदल जाती हैं। और कहीं ऑपरेशन से हुआ बच्चा तब तो और ज्यादा उनको दिक्कतें होती है। अब वो कई जिम्मेदारी देख रही हैं, घर की जिम्मेदारी, बाह्य जिम्मेदारी, बच्चों को स्कूल ले जाना, बच्चों को स्कूल से ले आना, उनके होमवर्क देखना, तमाम प्रकार की। तो इससे उनके शारीरिक एवं मानसिक पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, तुरंत कमेंट करिए। मैं पानी पी के आ गया, तुरंत कमेंट करिए। अब यूपीएससी ने 2018 में एक बहुत ही प्रश्न, देखिए समाजशास्त्र में आपको ऐसे प्रश्न कभी नहीं मिलेंगे जो आपको विचलित कर दे। यदि आपने सिलेबस को बहुत ध्यानपूर्वक अगर साथ में लेकर चले हैं और सिलेबस के अनुसार आपने रीड किया है और साथ में आपने द्वितीय स्थान पर योजना और कुरुक्षेत्र को पढ़ा है, तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप विचलित नहीं होंगे। प्रश्न को हर हाल में अगर वह आपसे थोड़ा दूर भी लग रहा है तो आप पास ले आ लोगे, ठीक है। तो एक प्रश्न पूछा क्वेश्चन नंबर 1 के ई में, भारत में धार्मिक पंथों की संवृद्ध की विवेचना करिए। जो भारत में धार्मिक पंथ हैं वो समृद्ध हो रहे हैं, उनके विषय में विवेचना करिए। टॉपिक है आपका सिलेबस, भारत में धार्मिक समुदाय।
अब यहां पर एक शब्द आया, प्रश्न को अब हम उसकी मांग के अनुसार क्या करना है, तोड़ना है। ये सब कला अपने अंदर डेवलप करिए। आज मैं आपको जो सिखा रहा हूं वो आपको सीखना ही पड़ेगा और उसके अनुसार चलना ही पड़ेगा। दोस्तों, अपने मन मस्तिष्क में बना लो कि हमें एक ऐसी कहानी लिखनी है कि हमारा इतिहास जब बने तो हम उसमें ये ना हो कि मैंने मेहनत नहीं की, खुद में आपको शर्मिंदगी का भाव उत्पन्न हो। तो जुनून के साथ एकदम मेहनत लगातार करिए। तो अब हमको प्रश्न की मांग के अनुसार तोड़ना है। एक यहां पर शब्द आया पंथ, कीवर्ड है। तो पहली चीज पंथ की परिभाषा एवं उसके अभिलक्षण, इसको 30% में समझा देना है। फिर उसके बाद भारत में संस्कृति के कारण धर्म से जुड़ा है, उसको प्रभाव 20%, 50% इसको और प्रभाव, ठीक है। जो भारत में संस्कृति है उसी के अनुसार आपके धार्मिक पंथ बढ़ रहे, तो उसको बता देना है 50% और 20% प्रभाव। प्रश्न की मांग के अनुसार आपके उत्तर लेखन हो गए। अब आते हैं एक एक खंड को हल करते हैं, है ना। एक एक खंड को क्या करेंगे, अब हल करेंगे। एक विद्वान है समाजशास्त्री पीटर बर्जर, इनका कहना है कि एक पंथ किसी धर्म विशेष के असंतुष्टों का समूह है। अर्थात कि जो धर्म है उसमें कुछ असंतुष्ट हो जाते हैं। जैसे हिंदू धर्म में भी आप कई पंथ को डेवलप होते हुए देख सकते हैं। तो किसी धर्म विशेष के असंतुष्टों का समूह है जो एक बृहद धर्म से अलग होकर अपना एक समूह बनाते हैं, ठीक। उन्होंने कहा कि एक पंथ बृहद समाज के साथ लगातार तनाव की स्थिति में रहता है एवं उनके लिए बंद होता है। वेबर ने क्या कहा, उनके अनुसार सामान्यतः समाज के हाशिए पर पहुंचे समुदाय में ही पंथ की उत्पत्ति होती है। जो समुदाय, जैसे मान लो कि हिंदू धर्म, अब हिंदू धर्म में मान लो कि किसी की बहुत लगातार अवहेलना हो रही है, उसको उस हिंदू धर्म की जो मान सम्मान प्रतिष्ठा है उसको मिल नहीं रहा है, तो क्या होगा, वह असंतुष्ट होगा। उन्होंने इस प्रक्रिया को वंचितों की धार्मिक दोष मुक्ति, थियोडिसी ऑफ डिसप्रिविलेज्ड कहा, क्योंकि यह उन्हें छुटकारे का मार्ग प्रदान करता है। जिस धर्म में है उस धर्म से वो असंतुष्ट थे, स्वयं का पंथ बनाए तो उन्हें इससे छुटकारा दिलाया, ठीक। पंथ के अभिलक्षणों, अब आप देखिए प्रश्न की मांग, अब आपने पंथ की परिभाषा बताया विद्वान को पीटर साहब और वेबर के अनुसार। अब आपने ये देखिए, यही कला होती है, कला यही होती है कि आपने विद्वानों के नेम का जिक्र कर लिया। अब दोस्तों इसके अभिलक्षण में आइए। तो अभिलक्षण में पंथ के अभिलक्षणों को निम्न रूपों में देखा जा सकता है। ये आकार में छोटे एवं घनिष्ठ होते हैं। आप ही सोचिए कि एक बड़े धर्म से निकलकर आप अलग होते हैं तो आप छोटे आकार में रहेंगे, लेकिन आप लगातार वहां पर असंतुष्ट रहे हैं, वहां पर लगातार आप क्या रहे, असंतुष्ट रहे, तो वो असंतुष्टियों के कारण कई लोग असंतुष्ट रहे, सभी मिलकर उस पंथ का निर्माण किए जो असंतुष्ट वर्ग था, तो आप में घनिष्ठता ज्यादा होगी। सामान्यतः ये एक नेतृत्व के इर्द गिर्द बनते हैं, भीतर से उदार परंतु बाह्य सदस्य हेतु बंद होते हैं, तथा कालांतर में ये स्वतः भी धर्म बन सकते हैं, कालांतर में आगे चल के। अब आते हैं संवृद्ध में। भारत में पंथों के संवृद्ध के पीछे अनेक कारक रहे। जब जब कोई धर्म अत्यधिक रूढ़िवादी एवं कठोर हो जाता है, अब जब धर्म क्या बन गया, रूढ़िवादी,
और कठोर हो गया। साथ ही इसमें कर्मकांडों का प्रभाव बढ़ जाता है। तो इससे अलग होकर समूह नए पंथ का निर्माण करता है। अब एक धर्म में व्यक्ति रह रहा है, धीरे धीरे वहां पे कर्मकांड जो है वो बढ़ने लगे। अब इस कर्मकांड के बढ़ने के कारण उनका शोषण होने लगा। अब इस शोषण के कारण वो बार बार परेशान हो रहे, तो इसके कारण वो अलग होकर समूह नए पंथ का निर्माण कर लेता है। उदाहरण, जब वैदिक धर्म में कठोरता एवं यज्ञ, पशु बलि जैसे कर्मकांडों में वृद्धि हुई, तो जैन एवं बौद्ध पंथों का उदय हुआ, जो कालांतर में क्या बन गए, धर्म बन गए। अभी जो आपको चीजें बताया वो उदाहरण तौर के समझ लीजिए। आपका वैदिक पीरियड दो पार्ट में बटा था, एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल पे चीजें सब कुछ अच्छी थी, जो आपके वेद में थे उन्हीं के अनुसार चीजें चल रही थी। उत्तर वैदिक काल में विकृति आई, कर्मकांड बढ़ गए, लोग धर्म से विमुख हो गए। अब दोस्तों इसके कारण आप देखिए जैन एवं बौद्ध पंथ का उदय हुआ था, जो कालांतर में आगे चलकर एक बहुत बड़ा धर्म बन गया। एक विद्वान है, समाजशास्त्री हैं ब्रायन विल्सन, इनका मानना है कि तीव्र सामाजिक परिवर्तन परंपरागत मूल्य मानदंडों को तोड़ मरोड़ देता है। जो आपका ब्रायन विल्सन है, उनका मानना है कि तीव्र सामाजिक परिवर्तन और परंपरागत जो मूल्य मानदंड को तोड़ मरोड़ देता है। ऐसे में धर्म सदस्य धर्म की नवीन व्याख्या की तलाश करते हैं। तीव्र सामाजिक परिवर्तन ने ही भारत में अनेक गुरु, बाबा आदि के सानिध्य में पंथों के उदय को बल दिया, जैसे इस्कान, मुरारी बापूजी इत्यादि। आप लोग देखते हैं, समझें। भारत में नवीन पंथों की उत्पत्ति धर्म विशेष में निम्न स्तर पर रहने वाले समूहों द्वारा भी हुआ, जो लगभग धर्म विशेष में अलगाव की दशा में पहुंच गए थे, जैसे कबीरपंथी, साईं बाबा पंथ। भक्ति काल में आप लोग देखे होंगे। भारत एक बहुधार्मिक समाज रहा है, बहुत से धर्म यहाँ पर आज भी वर्तमान में देखिए, दुनिया में जितने धर्म के लोग रहते हैं वो भारत में निवास कर रहे हैं। ऐसे में जब एक धर्म का समूह विशेष किसी अन्य धर्म की कुछ विशेषताओं की ओर क्या होता है, आकर्षित हो जाता है, तो यह समूह अलग पंथ का निर्माण करता है। जैसे सूफी पंथ में सनातन धर्म के योग, सूफी पंथ में देखिए आपको सनातन धर्म के योग दिखाई देंगे, अपरिग्रह आदि गुणों का एक समावेश दिखाई देता है। इसके अलावा आज उपभोक्तावाद चरम काष्ठा पे है। आज उपभोक्तावादी आप समाज देख सकते हैं, भौतिकता उफान पर होता है। आज हर एक व्यक्ति भौतिक की ओर आगे बढ़ रहा है। तो मनुष्य अपने अस्तित्व के महत्व को समझने हेतु नए व्याख्याकर्ता की तलाश करता है। ऐसी परिस्थिति में भी नए पंथ जन्म लेते हैं, जैसे ओशो का ध्यान। ओशो का ध्यान इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। परंतु भारत में अनेक पंथों की उत्पत्ति अपने साथ चिंताएं भी लेकर आती है। यह भारत जैसे धार्मिक बहुल समाज में धार्मिक टकराव का कारण बन सकती है। साथ ही भारतीय समाज अभी भी पूर्ण रूप से जागरूक समाज नहीं है। आज आपका भारतीय समाज एक संक्रमण काल से गुजर रहा है। किस काल से गुजर रहा है? संक्रमण काल से। न हम पाश्चात्य विचारधारा के हो चुके पाए हैं, न ही हम भारतीय हो पाए हैं। दोस्तों, आपका गांव भी अच्छा होता है, शहर भी होता है। शहर भी अच्छा होता है क्योंकि शहर में आपको एक कल्चर दिखाई देंगे, गांव में एक अपना कल्चर जो उनका है। लेकिन कस्बा, टाउन बहुत खतरनाक होता है। ये संक्रमण काल में होते हैं, ये न गांव के रह पाते हैं न शहर के। ऐसे भारत एक संक्रमण काल में है, ना हम पाश्चात्य हो पा रहे हैं, ना भारतीय जो संस्कृति है उसके, जो कि हमको उसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, इसी कारण भारतीय समाज अभी भी पूर्ण रूप से जागरूक समाज नहीं है। क्योंकि हम जब आजाद हुए थे तो हमने आजादी के समय जो लोकतंत्र को अपनाया,
उस वक्त हम अशिक्षा, गरीबी, भूखमरी, इन सब के कारण इन सब के कारण होते हुए भी हमने लोकतंत्र को अपनाया, जो कि समस्या का कारण था। अतः इन पंथों और धर्मों से संबंधित भावनाओं का प्रयोग राजनैतिक उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है, जो स्थिति को अत्यंत विकराल बना देता है। ठीक है, तो अब आपका ये उत्तर कंप्लीट हो गया। देखिए, ठीक है, आपने प्रश्न और उसके मांग के अनुसार चीजें कंप्लीट कर दी। राइट, ये प्रश्न लिखने के आपके तौर तरीके होने चाहिए। अब आगे, अब आपसे दोस्तों प्रश्न पूछा दूसरे में कि औपनिवेशिक भारत में चंपारण किसान आंदोलन की समाजशास्त्री गत्यात्मकता का परीक्षण कीजिए। देखिए, समाज शास्त्र वैकल्पिक विषय में आपको इंडियन भारतीय संविधान का भी प्रयोग होता दिखाई देगा। तो जब भी पढ़ें तो उसका प्रयोग समाजशास्त्र में करना सीखें। आधुनिक भारत का प्रयोग होगा, जब भी पढ़ें उसका यहां पर प्रयोग करें। आपको भारतीय अर्थव्यवस्था का भी प्रयोग दिखाई देगा, जब भी जीएस में पढ़ें तो उसका यहां पर प्रयोग करना सीखें। इथिक्स का प्रयोग आपको दिखाई देगा, जब भी पढ़ें तो यहां प्रयोग करना सीखें। भारतीय समाज जीएस पेपर फर्स्ट में पढ़ेंगे, जब भी पढ़े तो उनका प्रयोग करना सीखें। सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय पढ़ेंगे, जब भी पढ़ें उसका यहां प्रयोग करना सीखें। गवर्नेंस पढ़ते हैं, जब भी पढ़ें उसका यहां प्रयोग करना सीखें। देख रहे हैं कितना बड़ा समाजशास्त्र आपको लाभ दे रहा है। एक उसी कारण आपको देखिए ये प्रश्न आपसे पूछा कि औपनिवेशिक भारत में चंपारण किसान आंदोलन की समाजशास्त्री गत्यात्मकता का परीक्षण कीजिए। प्रश्न बहुत अच्छा पूछा। टॉपिक औपनिवेशिक काल के दौरान विरोध एवं आंदोलन, यूनिट फर्स्ट से ही है। प्रश्न की मांग यूनिट सेकंड से है। प्रश्न की मांग यहां पर देखते हैं। सेकंड पेपर, प्रश्न की मांग, पहली चीज तो क्या पूछा, समाजशास्त्री गत्यात्मकता का परीक्षण कीजिए। तो है क्या समाजशास्त्री गत्यात्मकता? 20% यहां पर। फिर चंपारण आंदोलन का हमें जांच पड़ताल करनी है, सबसे ज्यादा भार इस पे है 60%। उपलब्धि को 20%, सीमाएं 20%। प्रश्न की मांग पूरी हो गई और आपका इस अनुसार लिखेंगे बेस्ट उत्तर मॉडल माना जाएगा। सभी को क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या पूछिए। आइए चलते हैं। अगस्त काम्ट जो कि आपके समाजशास्त्र के पितामह माने जाते हैं, इनके अनुसार समाजशास्त्री सिद्धांतों में समाजशास्त्रीय स्थिरता एवं समाजशास्त्रीय गत्यात्मकता दोनों का मिश्रण होता है। इनका आगे कहना है कि सामाजिक गत्यात्मकता किसी सामाजिक परिघटना के उतार चढ़ाव, प्रक्रिया तथा इससे उत्पन्न परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करता है। यह विभिन्न चरणों तथा सामाजिक, भौतिक, नैतिक एवं बौद्धिक स्तर पर पढ़े जो भी प्रभाव है उनको भी चिन्हित करता है। प्रभाव तो पड़ते ही हैं। चंपारण आंदोलन, अब इस पे आते हैं। चंपारण आंदोलन भारत के राष्ट्रीय संघर्ष में मील का पत्थर साबित हुआ। दोस्तों, गांधी जी जो थे वो कब आए? 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में एक अपना परचम लहराकर भारत में प्रवेश किए।
उनकी जो एक करिश्माई नेतृत्व था उससे भारत के लोग परिचित थे लेकिन देखे नहीं थे। परिचित थे लेकिन देखे नहीं थे। अब दोस्तों ये चीज यहां पर समझना है कि परिचित थे देखे नहीं थे, लेकिन चंपारण आंदोलन की सफलता ने उनको भारत में पैर जमाने का बहुत बड़ा सफलता अर्जित की। तो चंपारण आंदोलन भारत के राष्ट्रीय संघर्ष में मील का पत्थर साबित हुआ। इसकी समाजशास्त्री गत्यात्मकता के परीक्षण में इसके कारण, नेतृत्व, प्रसार, परिणाम एवं सीमाओं का रेखांकन आवश्यक है। चंपारण आंदोलन के कारणों में औपनिवेशिक भारत में जमींदारों या बगान मालिकों एवं कृषक वर्ग के मध्य उपस्थित शोषक व्यवस्था मुख्य है। इन बगान मालिकों ने कृषक वर्ग को विभिन्न अनुबंधों के जाल में फंसा रखा था। अब इन अनुबंधों के माध्यम से उन किसानों पर अनेक प्रकार के कर, टैक्स, उपकर ये सब लगाते हैं। इन्हीं में एक शोषक व्यवस्था नील की खेती से जुड़ी थी, बहुत शोषणकारी थी नील की खेती। उनके उत्पादों को उन्हें निर्धारित दर पर ही बेचने को बाध्य किया। अतः किसान वर्ग ने उस वक्त के बौद्धिक एवं राजनीतिक वर्ग से सहायता ली। भाई इतना टैक्स ले रहे हो, नील की खेती से कितनी नुकसान होती है। तो चंपारण आंदोलन एक बॉटम अप अप्रोच पर आधारित आंदोलन था, जिसमें समाज के निम्न तबके कृषक वर्ग में पहले असंतोष का भाव उत्पन्न हुआ। फिर उन्होंने उनको जरूरत थी एक नेतृत्वकर्ता की और उसकी तलाश की, जो आंदोलन के पथ प्रदान कर सके, एक सही रास्ता दिखा सके और आंदोलन सफल भी हो। जन लामबंदी के माध्यम से इसका विस्तार सुनिश्चित कर सके। कृषकों का उद्देश्य अपनी स्थिति में परिवर्तन लाने का था, क्योंकि हम लगातार इसी शोषण में जीते रहेंगे नहीं। अतः गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी आदि ने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। आंदोलन के नेता होने के तौर पर गांधी जी ने पद्धति के रूप में अहिंसक प्रतिरोध एवं सत्याग्रह को चुना। गांधी जी का ये अस्त्र था और इसी अस्त्र के साथ वो चलते ही थे। सत्य एवं अहिंसा, सत्याग्रह, बार बार आग्रह। उन्होंने सरकारी आदेशों की सविनय पूर्वक अवज्ञा की। शीघ्र ही आंदोलन चंपारण के आसपास के जिलों में भी फैल गया धीरे धीरे। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने समस्या की जांच के लिए कमेटी का गठन किया और उसमें मेंबर्स गांधी जी भी थे। अंततः कमेटी के निर्णय के अनुसार शोषक तीनकठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। किसानों को हर्जाने के रूप में अवैध जो वसूली की गई थी उसका 25% वापस लौटाया गया। परंतु इस आंदोलन ने उस समाज की जो वर्ग व्यवस्था या किसानों की स्थिति में किसी भी प्रकार के परिवर्तन को जन्म नहीं दिया। किसान गोरे बगान मालिकों के शोषण के चक्र में ही फंसे रहे। इसके अलावा इस छोटी सी उपलब्धि ने किसानों में क्रांतिकारी उन्माद की प्रवृत्ति को भी शांत किया। वे संतुष्ट हो गए, जिसने पुनः आवश्यक परिवर्तन को विलंबित किया। इन सीमाओं के बावजूद चंपारण आंदोलन में भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में नए समीकरण को जन्म दिया। इसने आगे गांधी जी के नेतृत्व को सुदृढ़ किया। गांधी जी की एक सफलता जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी, जिसने आगे चलकर एक शोषक औपनिवेशिक शासन की भारत से विदाई का मार्ग प्रशस्त किया। अब यहां तक आपका उत्तर कंप्लीट हुआ। देखिए इसी अंदाज में आपको चलना है, ठीक है, इसी अंदाज में। और कहीं पर आपको दिक्कत आएगी तो उन चीजों को पूछिएगा, मैं बताऊंगा। बाकी अब आप लोगों से मैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, आगे बढ़िए और उत्तर लेखन में जिनको एडमिशन लेना हो वो बिल्कुल जल्द से जल्द ले ले, ताकि क्लासेस अच्छे से चलना स्टार्ट हो। ठीक है, कोई दिक्कत हो कमेंट करना, कोई समस्या हो कमेंट करना। अब तक के आपके जितने उत्तर लेखन थे उसको कर दिए। अब आगे का क्लासेस ये प्राइवेट में मिलेगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।